हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं, जो कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो आप सबको नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा कि आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थंबनेल में, अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो सभी बच्चों से क्या है, निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा, जिससे आपको पूरा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आज मैं बच्चों को एकदम फीलिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और आप सभी लोग इस प्यारे से चैनल को केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वृक्क में मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे यूरिन है इसका वृक्क में कैसे निर्माण होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है बच्चों, कैसे होता है। तो इसके तीन प्रोसेस हैं, तीन विधियां हैं। उन तीनों विधियों को आज हम इस टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे, आपको समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, आसानी से। तो आप सभी लोग अगर इस वीडियो में, इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है, ठीक है, वृक्क निर्माण की विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है परानिस्यंदन। ठीक है, परानिस्यंदन का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, परास्यंदन एक ऐसी विधि होती है जो क्या होता है, जो कोशिका गुच्छ होता है, ठीक है, जो हमारा क्या वृक्क या किडनी थी, उसमें कोशिका गुच्छ वाला जो पार्ट था, ठीक है, जो कोशिका गुच्छ वाला पार्ट था, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो रहा था, उसका फिल्ट्रेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? फिल्ट्रेशन हो रहा था, रुधिर का फिल्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब रुधिर का फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा था तो उसमें कुछ और ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थों की क्या हो गई, एक्सेस मात्रा हो गई। ठीक है, ज़्यादा मात्रा हो गई, तब अब क्या हुआ, उसको फिल्टर करने में दिक्कत होने लगी। ठीक है, दिक्कत होने लगी तो क्या हुआ, वो जो पूरा कोशिका गुच्छ था उन्होंने क्या किया, कुछ पदार्थों को क्या किया, अपवहन धमनियों के माध्यम से क्या कर दिया, आगे भेज दिया। कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहाँ भेजा है, आकर के बोमेन संपुट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जब ज्यादा हो गई तो वहाँ पे रुधिर का दाब क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, रुधिर का दाब जब बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको रुधिर तरल भाग को छान करके कहाँ पहुँचा देता है, बोमेन संपुट में पहुँचा देता है। कोशिका गुच्छ में जब अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको छान करके धीरे धीरे वो बोमेन संपुट में पहुँचा देता है। ठीक है, यह छना हुआ भाग क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। ठीक है, यह छना हुआ भाग क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। और यह जिस क्रिया के माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोमेरुलस परानिस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस परानिस्यंदन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, अनेक और जो लवण होते हैं यहाँ पे बोमेन संपुट में आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, एकदम मैं फीलिंग के साथ आपको अभी इसमें लिखाऊंगा, एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं इधर। चलिए, कोशिका गुच्छ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कोशिका गुच्छ, ठीक है, जो आपका क्या था, गुच्छा था। ठीक है, कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में की रुधिर
कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, रुधिर कोशिकाओं में जितना रुधिर अपवाही धमनियों से, ठीक है, जितना रुधिर अपवाही या अपवाही धमनियों से, ठीक है बच्चों, धमनियों से क्या होता है, निकलता है, ठीक है, धमनियों से आता है उतना ही समान मात्रा में, ठीक है, धमनियों से आता है उतना ही समान मात्रा में क्या होता है बच्चों, समान मात्रा में अपवाही धमनियों से नहीं निकल पाता है, समान मात्रा में अपवाही धमनियों से नहीं निकल पाता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, नहीं निकल पाता है। फिर क्या होता है, इसके फलस्वरूप कोशिका गुच्छ के रुधिर कोशिकाओं में, फिर क्या होता है, इसके फलस्वरूप कोशिका गुच्छ इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में रुधिर कोशिकाओं में, ठीक है, रुधिर कोशिकाओं में क्या होता है, रुधिर का दाब क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, कोशिकाओं में रुधिर का दाब बढ़ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे बच्चों प्रेशर बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या होगी, कोशिका में फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक है, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण, इस बढ़े हुए दाब के कारण क्या होगा बच्चों, दाब के कारण क्या होता है, प्रेशर बनने लगता है, ठीक है, दाब के कारण रुधिर का तरल भाग, ठीक है, दाब के कारण रुधिर का तरल भाग छान कर बोमेन संपुट, ठीक है बच्चों, बोमेन संपुट में पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझना, कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिका में जितना रुधिर अपवाही धमनी से, ठीक है, धमनियों से क्या होता है, निकलता है, उतना वो क्या हो पाता है, समान मात्रा में नहीं निकल पाता है आगे, ठीक है, अपवाही धमनियों में नहीं निकल पाता है। इसके फलस्वरूप कोशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं में रुधिर का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, तो रुधिर का दाब जैसे ही बढ़ता है तो रुधिर छान करके कहाँ चला जाता है, बोमेन संपुट में पहुंच जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, क्लियर हो गई ना आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात जब क्लियर हो गई तो क्या होता है, ठीक है, जब जाता है तो जिस क्रिया के माध्यम से जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस निस्यंदन, ठीक है, निस्यंदन कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये प्रक्रिया क्या कहते हैं, निस्पंदन कहते हैं, ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अनेक प्रकार के
अनेक प्रकार के लवण उपस्थित होते। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ छानना, ठीक है। ब्लड का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, रुधिर कोशिकाओं से ब्लड का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों कि चयनात्मक पुनर्अवशोषण, ठीक है। चयनात्मक पुनर्अवशोषण, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ये क्या होता है, ये आप समझिए, ठीक है बच्चों। आपको क्लियर दिख रहा है ना। चलिए बच्चों, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि परानिस्यंदन के बाद क्या होता है, प्रतिदिन लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिक, ठीक है, नेफ्रिक तरल पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। कितना प्राप्त होता है, 150 से 180 लीटर नेफ्रिक तरल पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, जिसमें मात्र 1.5 लीटर क्या होता है, मात्र 1.5 लीटर क्या होता है, मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है। एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है बच्चों। और कितना बनता है, 150 से 180 लीटर नेफ्रिक तरल पदार्थ बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर क्या होता है, जो आगे जाकर के शेष भाग कहाँ अवशोषण हो जाता है, लूप ऑफ हेनले में उसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में उसका जाकर के अवशोषण हो जाता है, ठीक है। विसरण तथा पुनर्अवशोषण द्वारा क्रमशः जल, ठीक है, जल तथा अन्य घटकों का फिर क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और क्या होता है, इस क्रिया में महत्वपूर्ण जैसे ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः रुधिर में पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये अगला देखिए किसका चयन किया जाता है और पुनर्अवशोषण किया जाता है। तो ये टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। आइए तो देखिए बच्चों, परानिस्यंदन के बाद, ठीक है, परानिस्यंदन के बाद, ठीक है, 150 से 180 लीटर, ठीक है, नेफ्रिक क्या होता है, नेफ्रिक, ठीक है, क्या होता है बच्चों, नेफ्रिक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट समझना, ठीक है। जिसमें से ठीक है बच्चों 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर क्या होता है, 5 लीटर ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। इतनी बात क्लियर होगी ना बच्चों, ठीक है। आइए इतनी बात क्लियर हो गई। विसरण तथा क्या होता है, विसरण तथा शेष सक्रिय भाग, ठीक है, विसरण तथा शेष किसका, शेष बचा हुआ भाग, ठीक है, शेष सक्रिय भाग या शेष बचा हुआ भाग, सक्रिय भाग लूप हेनले का लूप बच्चों, क्या, हेनले का लूप, ठीक है, हेनले का लूप वाले भाग में क्या होता है, लूप में भी पुनः क्या हो जाता है, अवशोषण, क्या होता है प्यारे बच्चों, अवशोषण
हो जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, ये तीसरा है। ठीक है, आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा पॉइंट यह है, जब इसका अवशोषण हो जाता है तो फिर क्या होता है? पुनर्अवशोषण द्वारा। ठीक है, अब आगे देखना, पुनर्अवशोषण द्वारा क्या होता है? पुनर्अवशोषण द्वारा क्रमशः जल तथा क्रमशः जल तथा अन्य क्या? अन्य घटक। ठीक है, अन्य घटकों का अवशोषण, अन्य घटकों का क्या हो जाता है बच्चों? अवशोषण। ठीक है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अन्य घटकों का अवशोषण हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इस क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, देख लीजिए आप। इस क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व, सॉरी बच्चों, तत्व जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, और क्या हो गया? विटामिन हो गया। ठीक है, विटामिन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल हो गया। ठीक है, अमीनो अम्ल हो गया, और क्या हो गया? आदि पुनः रुधिर में, ठीक है, आदि पुनः रुधिर में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, पहुंच जाते। तो ये आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट और है, उस पॉइंट में आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट है, अब चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए ना पॉइंट सभी? ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गए ना? चलिए, अब आप अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये हम बार बार आपसे नहीं बोलेंगे, है ना बच्चों? ठीक है, चलिए, तो देखिए अब आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बच्चों अब आपको समझना क्या है? अब आपको समझना है वाहिकीय श्रावण, वाहिकाओं से कैसे श्रावण होता है। ठीक है, तो आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है बच्चों? कि जो हमारी क्या समीपस्थ और दूरस्थ, ठीक है, परिनालिका जाल है। ठीक है, समीपस्थ और दूरस्थ वृक्क की समीपस्थ और दूरस्थ जो नलिका है, परिनालिका जाल है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, उसमें से क्या है? उसमें से छन करके, उसमें से छन करके जो रुधिर है, ठीक है, अलग होता है। रुधिर है वो अलग होता है। रुधिर में से छने हुए अपशिष्ट पदार्थ, रुधिर में से छने हुए अपशिष्ट पदार्थ, जैसे क्या हो गया? यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। इनको हम क्या करेंगे? आगे ले चल के वृक्क नलिकाओं की जो संग्रह नलिका है, ठीक है, वृक्क नलिका की जो संग्रह नलिका है, वहां पर क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। ठीक है, वहां पर उसको ले जाकर के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इस क्रिया में वाहिकीय श्रावण, ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाहिकीय श्रावण कहते हैं। आगे समझना, देखो, वाहिकीय श्रावण एक ऐसा श्रावण है जिसमें से क्या होता है? दूरस्थ तथा समीपस्थ जो नलिकाएं होती हैं वहां से रुधिर का छान करके, ठीक है, उससे उत्सर्जित पदार्थों को निकाल करके संग्रह नलिका में पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाहिकीय श्रावण कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ओके, तथा शेष छना हुआ भाग क्या होता है? शेष छना हुआ भाग जो तरल भाग होता है वो मूत्र कहलाता है। ठीक है, अपशिष्ट जो शेष छना हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है? समूह नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र कर दिया जाता है, और फिर क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि उसको आदमी बाहर रिमूव कर देता है।
ठीक है। तो ये थे आपके वृक्क निर्माण की जो क्रिया थी, ये तीनों क्रियाएं इसी टॉपिक पे डिपेंड थी। अब आइए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया है तो एक लाइक जरूर करिए आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वृक्क नलिकाओं में दूरस्थ तथा समीपस्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, दूरस्थ तथा समीपस्थ जो हमारी क्या होती है बच्चों, कोशिकाएं। ठीक है, दूरस्थ तथा समीपस्थ भाग की, ठीक है, भाग की परिनालिका। ठीक है, परिनालिका जाल। क्या है बच्चों? परिनालिका जाल है। क्या करेगी ये? परिनालिका जाल में रुधिर, ठीक है, जब रुधिर जाता है परिनालिका जाल में, रुधिर में उपस्थित, ठीक है, में उपस्थित हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, पदार्थों को छानकर अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाहिकीय श्रावण। क्या कहलाती है? वाहिकीय श्रावण। अभी समझना आप, ठीक है, वाहिकीय श्रावण कहलाती है। ठीक है, ये छान गए ना। अब छने हुए भाग को क्या किया जाता है? छने हुए भाग को क्या कर दिया जाता है बच्चों? ठीक है, छने हुए भाग को, छने हुए भाग को वृक्क की संग्रह नलिका में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया जाता है? छने हुए भाग को वृक्क की संग्रह नलिका में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, मुक्त कर दिया जाता है यही छना हुआ भाग। ठीक है, यही छना हुआ भाग क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मूत्र कहलाता है। फिर क्या किया जाता है? इसको क्या किया जाता है? जो समूह नलिकाओं से होता हुआ, ठीक है, आगे देखो, जो समूह नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र कर दिया जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना? क्या कर दिया जाता है? एकत्र कर दिया जाता है। ठीक है, और देखिए आगे, फिर देख लीजिए थोड़ा। मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, हल्का अम्लीय प्रकृति का
होता। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला क्या है, ठीक है, मूत्र का जो रंग होता है, मूत्र का रंग यूरोक्रोम, यूरोक्रोम मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का वर्णक होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ठीक है, वर्णक के कारण आप सभी से ये पूछा जाता है कि जो मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण पीला, हल्का पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला होता। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये एकदम क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोग, ये आपको एकदम मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है, बता दिया है। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो आज यहीं के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो में बने रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्तों।